गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी जो है हमारा हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है और अब तक जो है हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 300 हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है और आज भी जो है हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी सॉल्व किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस युग को जो है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो वो है भारतेंदु युग को। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था और कई रचनाकारों के रचनाएं जो हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और खड़ी बोली भाषा का असल विकास जो है ये शुरू हुआ था द्विवेदी युग में। तो ये भी जानना आवश्यक है क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जो विकास है वो किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था द्विवेदी युग में। क्या रखिएगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास जो है वो कौन सा माना गया है? तो वो है भाग्यवती। ठीक याद रखिएगा, भाग्यवती। इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। ठीक याद रखिएगा, श्रद्धाराम फिल्लौरी जो हैं इसके लेखक माने गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी प्रयोगवादी। ठीक याद रखिएगा, प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि जो है वो है सूरदास। ठीक याद रखिएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो ये हुआ था भक्तिकाल का। ठीक याद रखिएगा, भक्तिकाल। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहा जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। साथ ही साथ इसको जो है बीजवपन काल कहा जाता है, जो कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको संधि काल और चारण काल भी कहा जाता है, वीर काल भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं आदिकाल के। भक्तिकाल को जो है इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक याद रखिएगा, इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और रीतिकाल जो है उसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। ठीक याद रखिएगा, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को। और भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो वो हैं कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली बार जो है स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा था ग्रियर्सन ने। ठीक याद रखिएगा, ग्रियर्सन ने कहा था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक याद रखिएगा, भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि तो ये कहा गया है स्वयंभू को। ठीक याद रखिएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये माना जाता है 1900 से अब तक। ठीक याद रखिएगा, 1900 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वह कामायनी, जिसको छायावाद का महाकाव्य भी कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख पात्रों के नाम है वो हैं ईड़ा। ठीक याद रखिएगा, ईड़ा, मनु और श्रद्धा। ये तीन जो हैं प्रमुख
कामायनी के पात्रों के नाम हैं। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मनु जो है ये किस रचना का पात्र माना गया है, तो ये जो है कामायनी का पात्र है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी लाल ने क्या लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो इन्होंने लिखे हैं दोहे, याद रखिएगा दोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कबीर किसके शिष्य माने जाते थे, तो ये माने जाते हैं रामानंद के, याद रखिएगा रामानंद के। और रामानंद किसके शिष्य थे, तो रामानंद शिष्य थे राघवानंद के, ठीक है, याद रखिएगा राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। और कहा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था रामानंद ने, याद रखिएगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था संत रामानंद, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत, तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में, याद रखिएगा अवधी भाषा में, और उसके लेखक हैं जायसी। इसके अलावा जायसी ने जो है आखिरी कलाम भी लिखा है, जो कि एक और महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू किसे कहा जाता है, चंपू, तो चंपू का अर्थ है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को, ठीक है, रखिएगा गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को जो है चंपू कहा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कलाधर उपनाम से कौन से कवि रचनाएं लिखते थे, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है रखिएगा जयशंकर प्रसाद। जैसे मुंशी प्रेमचंद जो थे वो उर्दू में जब रचनाएं लिखते थे तो उनका उपनाम था नवाब राय, उसी प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद का उपनाम जो है वह कलाधर, ठीक है रखिएगा कलाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसनिधि किस कवि का उपनाम है, रसनिधि, तो ये माना गया है पृथ्वी सिंह का, याद रखिएगा पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, ठीक है याद रखिएगा मंगलसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है याद रखिएगा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 7 कांड है, ठीक है याद रखिएगा 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी के जन्मदाता कौन माने गए हैं, एकांकी के जन्मदाता, तो ये माने गए हैं धर्मवीर भारती, याद रखिएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मीराबाई ने किस भाव से जो है कृष्ण की उपासना की है, तो वो है माधुर्य भाव, ठीक है याद रखिएगा माधुर्य भाव से जो है मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की है। तुलसीदास जो थे उन्होंने दास्य भाव से राम की उपासना की, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास ने दास्य भाव से, ठीक है याद रखिएगा दास्य भाव से राम की उपासना की है। और सूरदास ने वात्सल्य भाव से, ठीक है याद रखिएगा सूरदास जो थे इन्होंने वात्सल्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। तो ये भी जानना आवश्यक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दास्य भाव से किसने श्री राम की उपासना की है, वो है तुलसीदास, और वात्सल्य भाव से किसने कृष्ण की उपासना की है, तो वो है सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो है शांत रस, ठीक है याद रखिएगा शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में किसने लिखी थी, तो वो है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य जो है माना गया है पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई, याद रखिएगा चंद्रवरदाई, और ये राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। और इसको संपूर्ण किया था जलहण ने, याद रखिएगा जलहण ने इसको संपूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो है उदंड मार्तंड। ठीक है, रखिएगा, उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है वो मानी गई है इंदुमती। ठीक है, रखिएगा, इंदुमती। और इंदुमती के जो लेखक हैं उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती के लेखक माने जाते हैं। तो उसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किशोरी लाल गोस्वामी ने कौन सी रचनाएं लिखी है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, तो वो है इंदुमती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आंचलिक रचनाएं जो हैं किससे संबंधित है? तो ये जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, क्षेत्र विशेष से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेला अंचल, उसमें एक क्षेत्र, एक कस्बे के बारे में जो है कहा गया है। तो आंचलिक रचनाएं जो हैं उसमें क्षेत्र विशेष के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये जो है आदिकाल की रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य, तो इसको बांटा गया है 15 भागों में। ठीक है, रखिएगा, 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, यानी जिनको अस्वीकार किया गया है किस रस को? तो वो है विभत्स रस। ठीक है, रखिएगा, विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम जो है वो है अलंकार शास्त्र। ठीक है, रखिएगा, अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय, तो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। ठीक है, रखिएगा, आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं केशव दास। ठीक है, रखिएगा, केशव दास जो है इनको हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा जो है रस संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन माने गए हैं? भरत मुनि, आप सब जानते हैं, भरत मुनि को कहा जाता है। इसके अलावा जो है अलंकार संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन माने गए हैं? भामह। ठीक है, रखिएगा, भामह माने गए हैं अलंकार के। उसके बाद जो है वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुंतक। ठीक है, रखिएगा, कुंतक जो है उनका नाम है। उसके अलावा जो औचित्य है, औचित्य सिद्धांत, इसके जो संस्थापक माने गए हैं वो है क्षेमेंद्र। याद रखिएगा, क्षेमेंद्र जो हैं वो औचित्य सिद्धांत या संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो साहित्य शब्द जो है ये किस शब्द से बना है? तो ये बना है साहित्य शब्द से। याद रखिएगा, साहित्य, साहित्य शब्द से साहित्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। याद रखिएगा, भारतेंदु युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो वो है श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है अरस्तु ने। याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं।
तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाया गया है। तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसको भाषा कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है ये हुई थी भास धातु से, याद रखिएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भास धातु से हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये संस्कृत के भास धातु से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाषा को जो है आमतौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, रखिएगा, 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है लिखित भाषा, ठीक है रखिएगा, लिखित भाषा, और दूसरा है मौखिक भाषा। तो भाषा जो है उसके 2 भाग हैं, लिखित और मौखिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया था? तो ये क्या था? राय देवी प्रसाद पुण्य ने। ठीक है रखिएगा, राय देवी प्रसाद पुण्य। पुण्य जो है इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि पुण्य नाम से कौन से कवि माने जाते हैं या कौन से लेखक माने जाते हैं, तो वो हैं राय देवी प्रसाद। ठीक है रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा था? तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिनको हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और दद्दा की उपाधि मिली है। तो मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्ति कही है, और जो है भारत भारती, ठीक है रखिएगा, भारत भारती काव्य में ये उल्लेख किया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह क्या है? तो राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह जो है क्या माना गया है? तो है मानसी। ठीक है रखिएगा, मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा गया है माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा? तो वो है प्रवासी के गीत। ठीक है रखिएगा, प्रवासी के गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपलक और क्वासी काव्य कृति किसकी मानी गई है? खास करके आप ये याद रखिए, क्वासी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसकी काव्य कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन जो है इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि नवीन उपनाम से कौन से कवि या लेखक माने जाते हैं? तो वो हैं बालकृष्ण शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आपने अवश्य पढ़ा होगा। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राम की शक्ति पूजा जो है निराला ने कब की थी? तो ये की थी उन्होंने 1936 में। ठीक है रखिएगा, 1936 में की थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है निराला ने। ठीक है रखिएगा, निराला ने कहा है ये। और ये जो है परिमल की भूमिका में ये लिखा गया। ठीक है रखिएगा, परिमल की भूमिका में ये कथन कहा गया है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि निराला जी को जो है छायावाद का शिव कहा जाता है। ठीक है रखिएगा, छायावाद का शिव कहा जाता है निराला जी को। और जयशंकर प्रसाद जी को जो है छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है रखिएगा,
प्रसाद जी को जो है ब्रह्मा कहा जाता है, और सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है विष्णु, छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, छायावाद का विष्णु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ये पंक्ति लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि ने दाराभाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस कवि ने दादाभाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया जो है व्यक्त की थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। तो ये क्या था? बद्री नारायण चौधरी ने। ठीक है, रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी ने, इनका उपनाम है प्रेमघन। ठीक है, देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जो है जब दादाभाई नौरोजी को विलायत में काला कहकर काला कहा गया था, तो अपनी कविता में जो है उन्होंने क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है। तो वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था वीर सतसई में। ठीक है, रखिएगा, वीर सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी थी? तो ये क्या था? इन्होंने प्रबोधिनी में। ठीक है, रखिएगा, प्रबोधिनी में उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? तो जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कही है राधा कृष्ण दास। ठीक है, रखिएगा, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन कवि जो है भारतेंदु का फुफेरा भाई था? तो वो है राधा कृष्ण दास। ठीक है, रखिएगा, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की थी? तो इन्होंने की थी अब्र से। ठीक है, रखिएगा, अब्र उपनाम से जो है इन्होंने उर्दू में गजल आदि की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भारतेंदु ने। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? तो समस्या पूर्ति जो है ये किस युग की लोकप्रिय काव्य प्रवृत्ति मानी गई है, पद्धति मानी गई है? तो ये मानी गई है भारतेंदु युग की। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो है भारतेंदु। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की हिमायत किसकी कविता मानी गई है? हिंदी की हिमायत, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? हमारो उत्तम भारत, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति मानी गई? तो ये मानी गई है राधाचरण गोस्वामी की। ठीक है, रखिएगा, राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल में प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा गया है पुनः जागरण काल। ठीक है, रखिएगा, पुनः जागरण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आधुनिक काल को जो गद्य काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन माने गए हैं? तो वो हैं लच्छी राम, याद रखिएगा, लच्छी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? नवरात्र के पद, तो ये मानी गई है प्रताप नारायण मिश्र की, याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? सूर्य स्रोत, तो ये मानी गई है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतेंदु के विद्या गुरु कौन माने जाते हैं? तो वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो भारतेंदु के विद्या गुरु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 जुलाई 1800, याद रखिएगा, 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है किया था लॉर्ड वेलेजली ने, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों के नाम क्या हैं? तो पहले आते हैं लल्लू लाल, याद रखिएगा, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इनका उपनाम जो है याद रखिएगा नियाज है, ठीक है, याद रखिएगा, नियाज इनको कहा जाता है। और इंसा अल्लाह खान जिन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खान जो हैं ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पूछ लिया गया नियाज के नाम से कौन विख्यात हुए थे? तो नियाज के नाम से विख्यात हुए थे मुंशी सदा सुख लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण साहित्य को फैंटेसी का एक प्रकार किसने कहा था? तो संपूर्ण साहित्य को फैंटेसी का एक प्रकार कहा है फ्रायड ने, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति को फैंटेसी की पुत्री कहा है किसने? तो कृति को फैंटेसी की पुत्री किसने कहा है? तो वो है मुक्तिबोध, याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है किसने? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। फैंटेसी एक झीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक उठते हैं। तो फैंटेसी एक झीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक उठते हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने, याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद कृत कामायनी को विशाल फैंटेसी किसने माना है? तो प्रसाद कृत कामायनी को जो है विशाल फैंटेसी किसने कहा है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने, याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कौन सी रचना जो है एक विराट स्वप्न फैंटेसी मानी जाती है? तो कौन सी रचना है जिसको एक विराट स्वप्न फैंटेसी मानी जाती है? तो वो है अंधेरे में, याद रखिएगा, अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध का फैंटेसी लेखन का प्रयोजन क्या था? तो उसका प्रयोजन था दोष युक्त मानव या संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फैंटेसी ही क्या जिसमें क्या ना हो? तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान दिया गया है तो इसको आपको पूर्ण करना है। तो वो फैंटेसी ही क्या जिसमें क्या ना हो? तो इसका उत्तर होगा वो फैंटेसी ही क्या जिसमें असंगति ना हो, ठीक है, याद रखिएगा, वो फैंटेसी ही क्या जिसमें असंगति ना हो। ये कथन कहा है मुक्तिबोध ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध कथन है जिसको मुक्तिबोध ने कहा है कि वो फैंटेसी ही क्या जिसमें असंगति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने अपनी किस कृति में फैंटेसी की विवेचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुक्तिबोध ने अपनी किस कृति में जो है फैंटेसी की विवेचना की है? तो वो है एक साहित्यिक की डायरी, याद रखिएगा, एक साहित्यिक की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। ये कथन किसका है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने, याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, याद रखिएगा, बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और
बेतरतीब बिंबवलियों से किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी क्या यहाँ पूछा गया है, फैंटेसी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या जाता है? स्वप्न चित्रमूलक साहित्य, ठीक, याद रखिएगा, स्वप्न चित्रमूलक साहित्य कहा जाता है फैंटेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी का मुख्य आधार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो फैंटेसी का मुख्य आधार है कल्पना, ठीक, याद रखिएगा, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवा स्वप्नात्मक अथवा मानसिक बिंब कहा जाता है किसको? तो दीवा स्वप्नात्मक मानसिक बिंब किसे कहा जाता है? तो ये फैंटेसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, फैंटेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो कॉलरिज ने जो है कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने जो है टोटल 2 भेद माने, ठीक, याद रखिएगा, 2 भेद माने हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, ठीक, याद रखिएगा, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना जो है 2 भेद माने हैं कॉलरिज ने कल्पना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी का संबंध किससे है? तो फैंटेसी का संबंध जो है ये है अचेतन मन से, ठीक, याद रखिएगा, अचेतन मन से जो है फैंटेसी का संबंध, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी कभी रूढ़ नहीं होता, ये कथन किसका है? चलिए बाद में करेंगे। किसकी कृतियों में फैंटेसी, लयात्मकता एवं जीवंतता का अद्भुत संगम दिखता है? तो किसकी कृतियों में जो है फैंटेसी, लयात्मकता एवं जीवंतता का अद्भुत संगम दिखता है? तो वो है रविंद्रनाथ ठाकुर का, ठीक है, रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। अभी और प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य की जो MCQs हैं वो भी देखेंगे। और इसके अलावा जो है हम हिंदी साहित्य की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।